नमस्कार दोस्तों, 26 मई 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लगभग 4 या 5 आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, आज एक आर्टिकल बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया को लेके है। यहाँ पे जो पुलाप्रे बालाकृष्णन साहब हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय पे विंस्टन चर्चिल ने एक घोषणा की थी कि इंडिया बहुत लंबे समय तक यूनाइट नहीं रह पाएगा। क्योंकि इंग्लैंड वाले लोगों का ये मानना था, एक तो वैसे ही इंडिया पाकिस्तान हुआ था उस समय पे, ऊपर से इंडिया में इतने अलग अलग कल्चर, इतनी अलग अलग भाषाएं, तो इसके चलते अंग्रेजों को लगा कि इंडिया कभी भी एज अ कंबाइंड कंट्री एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन हम आज तक ये एग्जिस्ट कर पाए हैं। लेकिन अब पुलापरे बालाकृष्ण साहब कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रकार का सेंटिमेंट इंडिया के अंदर चल रहा है जो कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन कर सकता है, इंडिया को अंदर से तोड़ सकता है, इंडिया को अंदर से कमजोर कर सकता है। यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद केस की बात कर रहे हैं। पुलापरे बालाकृष्ण साहब कह रहे हैं कि देखिए, हम मानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद एक समय पे काशी विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता होगा, उसको औरंगजेब ने तोड़ दिया, फिर बाद में वहां पे मस्जिद बना दिया गया, अब लंबे समय से वहां पे मस्जिद है। तो क्या इंडिया के अंदर जो हिंदूज हैं वो एक बड़ा दिल नहीं रख सकते? ओवरऑल अब इस इशू को क्यों पॉइंट आउट करके इंडिया को अंदर से कमजोर कर रहे हैं? कुछ ऐसी प्रकार की पॉइंट पुलापरे बालाकृष्ण साहब कह रहे हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये मुस्लिम्स को भी ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, ओवरऑल एक यूनाइटेड इंडिया में पीसफुली रहना सबके हित में है। यहाँ पे आपस में लड़के इंटरनल डिसेंशंस करके ज्यादा कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। आप ओवरऑल देश को कमजोर कर दोगे, अपने आप को भी कमजोर कर लोगे। तो अब इस प्रकार की आइडियोलॉजी यहाँ पे दी है पुलापरे बालाकृष्ण साहब को। बहुत सारे लोग इनकी आइडियोलॉजी के साथ मैच नहीं खाएंगे। सबको अपनी अपनी बात कहने का हक है, इन्होंने अपनी बात कही है। इसके अलावा कुछ बहुत आप कह लो होलिस्टिक या मतलब ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएं एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, तो अलग से इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर सोनाली वैद और सुमेगा अस्थाना का यहाँ पे एक आर्टिकल है। ये दोनों ही डॉक्टर्स हैं और इन्होंने अपना व्यू पॉइंट दिया है अबॉर्शन राइट्स को लेके। तो अबॉर्शन के रिस्पेक्ट में क्या बोल रही हैं दोनों लेडीज, इनको हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? डाइवर्सिफाइंग प्लेट्स फॉर गर्ल्स। अमित बाबरे और स्मिता चेकंद परम बात का ये आर्टिकल, इनका ये बोलना है कि भैया देखिए, लड़कियों के लिए अच्छा खाना, डाइवर्स खाना, न्यूट्रिशियस खाना अवेलेबल कराना जरूरी है। जो कि इंडिया के अंदर एडोलोसेंट्स एडोलोसेंट्स मतलब 14 से 18 साल की जो उम्र होती है, उस समय पे जो आप ईटिंग हैबिट्स डेवलप करते हो वही आपकी पूरी लाइफ चलती है। और इस एज में अक्सर कर इंडिया के सोशल सेटअप में लड़कियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो प्रॉपर तरीके से लड़कियों को न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता और फिर वो दाउम्र चलता है। और बाद में यही लड़कियां जब बड़ी होकर शादी होती हैं, मां बनती हैं, तो उनके बच्चे भी कमजोर पैदा होते हैं। तो इसीलिए गर्ल्स चाइल्ड के लिए प्रॉपर खाना और न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाना बहुत जरूरी है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। इसको देखेंगे। फिर त्रिखरा में बाइपोल कंडक्ट हो रहे हैं। ये बाइपोल क्यों अपने आप में खतरनाक हो रहा है, इसको देखेंगे। कम्युनल क्लाइट्स, केरला में कम्युनलाइजेशन वाला माहौल चल रहा है। ठीक है ना? अभी रिसेंटली बच्चे ने एसडीपीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज रैली में बहुत ही ज्यादा आप कह लो रेडिकल स्टेटमेंट्स दे दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया, उसको देखेंगे। और फिर यूएस के अंदर एक अनएंडिंग ट्रेजेडी, गन वायलेंस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, इसको हम रोक ही नहीं पा रहे हैं। तो ये एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, क्यों यूएस के सेकंड अमेंडमेंट्स को इतना प्रोटेक्ट किया गया। एक और मैंने वीडियो भी बनाई है दोस्तों। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन सब स्टेशन में शायद एक इंसिडेंट हुआ था, वहां पे गन फायरिंग हुई थी। तो उस समय पे मैंने सेकंड ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बताया था। आप एक काम करिए, यूट्यूब पे सर्च मारिए ब्रुकलिन मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ, या न्यूयॉर्क सब स्टेशन मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से समझाया है कि जो यूएसए का प्रोलिफरेटिंग गन कल्चर है, ये अनकंट्रोल तरीके से क्यों चल रहा है। जो आपके यूएस की नेशनल राइफल एसोसिएशन, इसने कैसे पैसे भर भर के मुंह बंद कर रखा है यहाँ पे पॉलिटिशियंस का। खैर, अभी जब आर्टिकल पे आएंगे तो उसको और डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। हो सके दोस्तों तो सुपर थैंक्स दबा के और ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। वैसे तो सारी की सारी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन के थ्रू आप हेल्प कर सकते हैं। चलिए भाई, आज की पहली न्यूज। इंडिया मस्ट शिफ्ट द डिस्कोर्स ऑन अबॉर्शन राइट्स। इट इज नॉट जस्ट फैमिली प्लानिंग एंड मैटरनल हेल्थ इशू, बट ऑल्सो सेक्सुअल हेल्थ एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स इशू। अब यही तो यहां पे मेन चीज है। अबॉर्शन को आप फैमिली प्लानिंग के कंटेक्स्ट में इंडिया के अंदर देखते हो, कभी भी अबॉर्शन को इंडिया के अंदर एज अ राइट नहीं देखा जाता है। बहुत सारे जो अबॉर्शन प्रो एक्टिविस्ट है दुनिया भर में, उनका यह बोलना है कि आप रिप्रोडक्टिव राइट की तरह यहां पे देखिए अबॉर्शन को। आप अबॉर्शन को इस प्रकार से मत देखिए कि भाई अबॉर्शन इसलिए कराओ क्योंकि फैमिली में जरूरत से ज्यादा बच्चे ना हो। आप इस प्रकार से देखो यहाँ पे
कि भाई एक वुमेन अगर मान लीजिए हो गई है प्रेग्नेंट, तो उस केस में उसकी बॉडी के ऊपर उसका हक है और वो हक आप उससे छीन नहीं सकते। तो इंडिया के अंदर जो नियम कानून लेके आए गए हैं उसमें बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए गए हैं अबॉर्शन के अगेंस्ट। तो इसकी बात करते हैं। देखिए, ये जो दोनों वुमेन है, ये अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को यहाँ पे शेयर कर रही हैं। इनका ये बोलना है कि ये इंडिया में इन्होंने पढ़ाई की है और अपना मेडिकल प्रैक्टिस भी इन्होंने इंडिया के अंदर कर रखी है, यूएस के अंदर भी कर रखी है, और इन्होंने अपने कुछ गंदे एक्सपीरियंसेस को भी बताया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओवरऑल ऑथर ये बोल रही है कि एक बार दो वुमेन ने इस आर्टिकल को लिखा है, तो एक बार एक वुमेन ने यहाँ पे एक औरत को सेप्सिस की वजह से मरते हुए देखा था। जो ब्लड में इन्फेक्शन होता है, एक अनसेफ बैक स्ट्रीट अबॉर्शन एक अनट्रेड इंडिविजुअल के द्वारा किया गया। उस अनसेफ अबॉर्शन के चलते एक औरत की जान चली गई। फिर यहाँ पे जो एक डॉक्टर, वो उत्तर प्रदेश में रूरल हेल्थ इंटर्नशिप की थी, उन्होंने देखा कि एक वुडन कार्ड के ऊपर एक वुमन की मृत्यु हो जाती है क्योंकि वो सही समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है। तो इस प्रकार के जो इवेंट्स होते हैं ना, नो डाउट एक इंडिविजुअल को झकझोर कर रख देते हैं। तो पहली बात तो ये वुमेन बोल रही है कि ये शहरों में पढ़ी लिखी हैं, ओवरऑल डिसएडवांटेज कम्युनिटी से नहीं आती हैं, इसके लिए थैंकफुल है क्योंकि उनके साथ इस प्रकार की चीजें नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो, तो जो वुमेन है, प्रेग्नेंट पीपल है, ट्रांसजेंडर पर्सन है इंडिया में, वो डेली के बेसिस पे स्ट्रगल करते हैं। किस चीज के लिए? बर्थ के बारे में अपनी चॉइस को एक्सर्ट करने के लिए, बॉडीली ऑटोनॉमी के रिस्पेक्ट में। उसके बावजूद भी इंडिया में कुछ लोग ऐसा हैं जो बोलते हैं कि भाई यूएस से तो ज्यादा ही, वेस्टर्न कंट्रीज से तो ज्यादा ही इंडिया के अंदर अबॉर्शन राइट्स दिए गए। तो अब बात आ जाती है अबॉर्शन राइट्स की। इंडिया के अंदर अबॉर्शन के लिए कौन सा कानून है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस पर्टिकुलर कानून को 2021 में अमेंड किया गया। अब ओवरऑल इन कानूनों के थ्रू ये बोला जा रहा है कि इंडिया में ठीक ठाक परमिशन है किसके लिए? अबॉर्शन के लिए। हम कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज से तो ज्यादा ही परमिशन देते हैं अपने यहाँ पे अबॉर्शन करने के लिए। लेकिन ऑथर ये बोल रही है कि एक सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी एटीट्यूड है। एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं है। ऑथर का बोलना है कि डब्ल्यूएचओ के स्टैटिस्टिक्स को माने तो दुनिया भर में अगर 10 अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो रही हैं तो उसमें से 6 का अबॉर्शन कराया जाता है, जिसमें से 45% अबॉर्शन अनसेफ हैं और 97% अनसेफ अबॉर्शन डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करने से पहले आपने खुद के स्टैट्स देख लो, ये ऑथर यहाँ पे बोल रही है। फिर अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 कराया गया इंडिया के अंदर, इसमें बोला गया कि 3% प्रेगनेंसीज जो इंडिया के अंदर हैं उसमें अबॉर्शन होता है। अब देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो अबॉर्शन हो रहे हैं, पहले तो आपको उसका तरीका समझना पड़ेगा। जैसे कि शुरुआती फेज में जब एक लेडी 1 महीना या 2 महीना प्रेग्नेंट है, तो मेडिकेशन के थ्रू, दवाइयों के थ्रू भी अबॉर्ट किया जा सकता है। तो उस केस में किसी मेडिकल फैसिलिटी में नहीं जाती हैं औरतें, घर पे ही अपना अबॉर्शन कर लेती हैं। जब एक समय पास हो जाता है, 2 3 4 महीने निकल जाते हैं, तो उसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटी में जाना पड़ेगा। अब एक बार एक औरत मेडिकल फैसिलिटी में पहुंची, तो पता चला कि 53% अबॉर्शन इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, 20% पब्लिक सेक्टर में होते हैं। आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर वाले जो अबॉर्शन है इंडिया के अंदर वो थोड़े कम है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटलों में अबॉर्शन की ज्यादा सुविधा अवेलेबल है नहीं, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। अब वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइज्ड में है, अनऑर्गेनाइज्ड में, इसका भी डाटा नहीं है यहाँ पे। 27% वुमेन हर सेल्फ एट होम अबॉर्शन करती है, मतलब जो मेडिकेशन वगैरह इस्तेमाल की उससे अपने आप को अबॉर्ट कर लिया। अब देखिए, एक फैक्ट फाइंडिंग स्टडी छपी थी लैंसेट में 2018 में। इसमें यह बोला गया कि इंडिया के 73%, 73% अबॉर्शन मेडिकल अबॉर्शन है, मतलब दवाई खा के अपने आप को अबॉर्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि ये सेफ नहीं है, ठीक है, वो सेफ होंगे, बट यहां पे आपने एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अप्रूवल नहीं लिया, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के हिसाब से आपने एक इलीगल काम किया इंडिया के अंदर, ये यहां पे बताया जा रहा है। तो कल की डेट में कोई लेडी मान लो घर पे दवाई खा के अबॉर्शन करने की कोशिश करती है और मान लो कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और वो हॉस्पिटल जाती है अपने आप को इलाज कराने के लिए, तो वहां पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर उसको सजा हो सकती है, लेडी को पुलिस धर लेगी उसे। क्यों धर लेगी? क्योंकि भैया आपको अबॉर्शन करने से पहले घर पे भी दवाई अगर खा रहे हो तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय लेनी है। फिर अगर देखा जाए तो भैया 5% जो अबॉर्शन होते हैं इंडिया के अंदर वो हेल्थ फैसिलिटीज के बाहर होते हैं, ठीक है ना, और मेडिकेशन के बिना होते हैं। मतलब अनट्रेन्ड लोग अनहाइजीनिक कंडीशंस में ये अबॉर्शन करते हैं, गलत तरीके से ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करके, अलग अलग सब्सटेंसेस को इंसर्ट करके, एब्डोमिनल प्रेशर को इंसर्ट करके अबॉर्शन करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रकार का अबॉर्शन एक वुमेन की लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, तो ये कुछ डिस्टर्बिंग स्टैटिस्टिक्स हैं
जिनके बारे में हो सकता है सबको ना पता हो। कई बार क्या होता है कि अबॉर्शन कराने के लिए एक रूरल या सबर्बन इलाके की लेडी को बहुत दूर जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, कभी कभी तो घर पे सपोर्ट भी नहीं मिलता है। तो इंडिया के अंदर बहुत से प्रैक्टिकल इश्यूज ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं जो कहीं ना कहीं वुमेन को डिसएडवांटेज कंडीशन में लेके आते हैं। फिर बात की जाए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की, जिसको इनैक्ट किया गया 1971 में, अमेंड किया गया 2021 में। इस पर्टिकुलर एक्ट के 2021 के अमेंडमेंट के हिसाब से ऐसा लग रहा है, ऑथर बोलती हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को शायद प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। क्योंकि देखिए इंडियन पीनल कोड के अंदर अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने अबॉर्शन सजेस्ट किया और बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, तो यहां पे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को क्रिमिनल ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है इंडियन पीनल कोड के अंदर। तो इसीलिए यहां पे ओवरऑल एक वुमेन को अबॉर्शन करने से पहले प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर से डिस्कशन करना है। एक समय निकल गया तो दो मेडिकल प्रैक्टिशनर से डिस्कशन करना है। तो आप कह सकते हो कि भले ही इंडियन सोसाइटी में अबॉर्शन अलाउ करके रखा गया, पर उसके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं वो अबॉर्शन को सिर्फ फैमिली प्लानिंग तक लिमिट करती हैं, रिप्रोडक्टिव राइट्स तक लिमिट नहीं करती। मतलब इंडिया के अंदर जो वुमेन है उनके पास रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं है अबॉर्शन के कंटेक्स्ट में। ठीक है। और सबसे खास बात यहां पे ये, इंडिया के अंदर एमटीपी में सिर्फ वुमेन को आइडेंटिफाई किया गया है कि इनको अबॉर्शन की जरूरत है। इनफैक्ट ट्रांसजेंडर्स भी यहां पे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो जब ट्रांसजेंडर्स प्रेग्नेंट होंगे तब उनके ऊपर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लागू होगा नहीं होगा इसके बारे में इनफ जानकारी है नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट डेसिफर करेगा एमटीपी को तो लागू हो जाएगा। बट हो सकता है कि एक हॉस्पिटल उस सेंस में एक ट्रांसजेंडर को एडमिशन ही ना दे, बोले कि भाई एमटीपी एक्ट तो केवल वुमेन के लिए एप्लीकेबल है। समझ गए आप बात को? तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई गई। तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल अबॉर्शन के चॉइसेस को लिमिट करते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि अबॉर्शन लीगल है और कैसे उसको पता करना है। ओके, अबॉर्शन एज अ चॉइस को कभी यहां पे पोर्ट्रे ही नहीं किया जाता है। अबॉर्शन एज अ फैमिली प्लानिंग पोर्ट्रे किया जाता है। फिर पॉक्सो एक्ट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर कोई चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं तो उसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। अबॉर्शन के कंटेक्स्ट में अभी रिपोर्टिंग करोगे तो उस बच्चे की फैमिली और ओवरऑल सोसाइटी में इज्जत वाली बात आ जाती है। तो कभी कभी लोग ऑफिशियली अबॉर्शन के लिए नहीं जाते हैं। फिर कभी कभी क्या है कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यहां पे सजेस्ट कर दी जाते हैं, जबकि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सजेस्ट करना एक समय के बाद बिल्कुल भी सही नहीं है। कई बार ये देखा गया है कि जो वुमेन अबॉर्शन कराने के लिए आ रही है उनके साथ मिस ट्रीटमेंट होता है। होता यह है कि मान लीजिए एक सिंगल मदर है, या फिर मान लीजिए वो मैरिड नहीं है, या फिर एक ट्रांसजेंडर है वो प्रेग्नेंट है। तो ऐसे केसेस में जो हेल्थ फैसिलिटीज के लोग हैं वो इनके साथ मिस ट्रीटमेंट करते हैं, इनको एडमिट नहीं करते हैं, इनको परेशान करते हैं। तो कुल मिला के एमटीपी 2000 सॉरी 1971 और 2021 इन दोनों के बावजूद भी अगर आप देखो तो अनसेफ अबॉर्शंस इंडिया में हो रहे हैं। और जो भी वुमेन अबॉर्शंस की लीगल प्रक्रिया को भी अपना रही है उसके साथ बहुत सारा स्टिग्मा, बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन जुड़ा हुआ है। इसको यहां पे सुधारने की जरूरत है। तो जो यूएस के ऊपर आप कह के कि भाई यूएस से ज्यादा इंडिया के अंदर अच्छे हैं, अबॉर्शन की मेथोडोलॉजी आसान है, इस प्रकार से कह के आप अपने आप को दिलासा दे रहे हो कि नहीं भाई हमारे यहाँ सब कुछ सही है, हमारे यहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये एक सही अप्रोच नहीं है अबॉर्शन को लेके। अबॉर्शन को सिर्फ फैमिली प्लानिंग की तरह नहीं, एक वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स की तरह देखने की जरूरत है। अबॉर्शन के बारे में प्रॉपर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। चाहे एक मैरिड वुमेन, चाहे एक अनमैरिड वुमेन अबॉर्शन कराने जा रही, चाहे एक ट्रांसजेंडर अबॉर्शन कराने जा रहा है, उस केस में भी ओवरऑल हेल्थ प्रोवाइडर्स को प्रॉपर तरीके से इनको टैकल करना चाहिए, डील करना चाहिए। यहां पे किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का सेग्रीगेशन करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं है। और ओवरऑल अबॉर्शन को करने की जो प्रक्रिया है वो सिंप्लीफाई होनी चाहिए। किसी डॉक्टर से रेफरेंस लेना जरूरी नहीं है। डॉक्टर से सिर्फ इस बात के लिए रेफरेंस लेना चाहिए कि अबॉर्शन सेफ है, उस माँ की जान को खतरा तो नहीं होगा, बाकी हर केस में अबॉर्शन हो सकता है, ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। मतलब कराया जाना चाहिए, हालांकि नियम कानून के हिसाब से ऐसा नहीं है। फिर अगली न्यूज है भाई, डाइवर्सिफाइंग प्लेट्स फॉर गर्ल्स, promoting dietary diversity is crucial during adolescence, especially among girls who face more physiological demand। देखिए अलग अलग स्टडीज ने बताया है कि भाई जो एडोलेसेंस होता है, 14 से 18 साल का टाइम होता है एक इंडिविजुअल का, वो उसके बॉडी के ग्रोथ का टाइम होता है। उस समय पे एक लड़का या लड़की उसकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, न्यूट्रिशन और खाने के बेसिस पे उसकी बॉडी बन रही होती है। ऐसे समय पे अगर अच्छा खाना मिलेगा लड़के लड़कियों को तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो हेल्थ होगी वो अच्छी होगी, क्योंकि आप कह लो न्यूट्रिशनल डिमांडिंग फेज है लाइफ का। अब इस समय पे अगर आप देखो तो अगर प्रॉपर खाना नहीं मिला तो एनीमिया हो सकता है, आयरन की कमी हो सकती है। जो एडोलोसेंट गर्ल्स हैं उनमें आयरन की कमी होने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं।
देयर ससेप्टिबिलिटी टुवर्ड्स एनीमिया इज 40%। बॉयज के कंपैरिजन में एडोलेसेंट गर्ल्स एनीमिया से ग्रस्त हो सकती हैं, इसके 40% चांसेस है। इसीलिए इस बात को इंश्योर करना कि एक एडोलेसेंट गर्ल प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन पा पाई है बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे सोशल कंटेक्स्ट के चलते एक लड़के को खाने पीने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लड़की के खाने पीने पे ध्यान नहीं किया जाता है। वो लड़की जब बड़ी होकर मां बनती है, अगर वो अंदर से कमजोर है तो फिर वो एक कमजोर बच्चा पैदा करेगी, जो कि एक इंटर जनरेशनल इंपैक्ट आएगा। जो हमारी अगली जनरेशन पैदा हो रही है वो भी यहां पे कमजोर हो जाएगी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब हुआ 2019-21, जिसको आप एनएफएचएस 5 बोलते हो, इसने ये बताया कि एनएफएचएस 4 के कंपैरिजन में इंडिया में एनएफएचएस 5 में जो एनीमिया है एडोलेसेंट गर्ल्स में वो 5% बढ़ चुका। फिर भाई एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे कराई गई 2019 में, जिसने बताया था कि पैंडेमिक से पहले ही एडोलेसेंट्स अलग अलग प्रकार का खाना खाएं, इसके चांसेस कम है। क्या हुआ कि देखिए हमारे देश में गरीबी है, भुखमरी है, सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं। इन सोशली डिसएडवांटेज लोग में एक ही सेटिंग में लड़का लड़की में लड़की ज्यादा डिसएडवांटेज हो जाती है। तो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2019 जो कि कोविड से पहले करवाया गया था, उसी समय पे पता चल रहा था कि हमारे एडोलेसेंट्स के पास जो न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी है वो कम है। और जब से पैंडेमिक आया उसके बाद से तो डाइवर्सिटी और कम हो गई। वुमेन, एडोलेसेंट्स और चिल्ड्रन के पास जो खाने की अवेलेबिलिटी थी, न्यूट्रिशन खाने की अवेलेबिलिटी, वो और कम हो गई। एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई टाटा कॉर्नल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन के द्वारा, जिसने बताया कि एक वुमेन की डाइटरी डाइवर्सिटी कोविड लॉकडाउन के समय पे 42% डिक्लाइन कर गई, क्योंकि वो कम फ्रूट्स खा रही थी, वेजिटेबल्स खा रही थी, एग्स खा रही थी। ओके। मिड डे मील्स स्कीम बंद हो गए, मिड डे मील्स बंद हो गए लॉकडाउन के समय पे। वीकली आयरन फॉलिक एसिड का जो सप्लीमेंटेशन है वो इंटरप्ट हो गया यहाँ पे। एडोलोसेंट गर्ल्स की न्यूट्रिशनल एजुकेशन यहाँ पे इंटरप्ट हो गई। ना स्कूल जा रही तो मिड डे मील का खाना नहीं मिल रहा, घर के अंदर बंद है। घर में भी लड़कियों को घर के काम में लगा दिया गया। बड़ी मुश्किल से तो स्कूल चल रहे थे, स्कूल भेज रहे थे माँ बाप, अब उनको लगा कि घर पे बैठो कुछ मत करो। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाती है एक लड़की की एडोलेसेंट एज में। उससे जो उसकी बॉडी है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल नहीं पाते, उसकी बॉडी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाती, वो अंदर से कमजोर रह जाती है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ ही ऐसा होता है, लड़कों के साथ भी होता है। बट हमारे सोशल कंटेक्स्ट में इंडिया में लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल है। ठीक है भाई। तो भैया WIFS यानी कि वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ये तो यहां पे लड़कियों को मिलना ही चाहिए। साथ साथ सरकारी हेल्थ और न्यूट्रिशन पॉलिसी में फिजिकल एक्टिविटीज के ऊपर फोकस करना, डाइवर्स डाइट अवेलेबल करवाना लड़कियों को, जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिलेट, सीजनल डाइट, सीजनल फ्रूट्स, ये सब हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। समय समय पे जो कम्युनिटी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, इनको रूरल इलाकों में घरों में जाना चाहिए, वहां पे एक लड़की की हेल्थ को मापना चाहिए। स्कूलों के अंदर एक स्ट्रांग इकोसिस्टम होना चाहिए, जहां पे बच्चियों को स्कूल में बुलाया जाए, उनको प्रॉपर खाना खिलाया जाए। कम्युनिटी बेस्ड इवेंट करवाने चाहिए, न्यूट्रिशन डेज, विलेज हेल्थ और सैनिटेशन डेज यहाँ पे प्रमोट करने चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके। कुल मिला के इस आर्टिकल में आपको एक ही चीज समझ में आई दोस्तों, कि फूड डाइवर्सिफिकेशन बहुत हद तक जरूरी है। 18 से 21 साल या उससे कम की जो लड़कियां हैं, देखिए 18 से 21 साल तो आप कह सकते हो एक लड़की एडोलोसेंस की एज पास कर गई, लेकिन जब वो एडोलोसेंट है उसकी एजुकेशन पे ध्यान देने के साथ साथ उसकी हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना जरूरी है। जब उसकी बॉडी फिट होगी, जब अंदर से वो स्ट्रांग होगी, तब वो अपने लिए ग्राउंड लेवल पे कुछ कर पाएगी। प्लस इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो एडोलेसेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस है, इसमें मल्टीपल माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज को भी कभी कभी पॉइंट आउट किया गया है। तो लड़कियों के अंदर आयरन और फॉलिक एसिड के साथ साथ विटामिन B12, विटामिन डी, जिंक, इन सब की कमी तो नहीं है, इन सब चीजों को भी देखना जरूरी है। इसके लिए पोषण अभियान को मोबिलाइज करने की जरूरत है, जिसको आप कभी कभी मिशन पोषण 2.0 भी बोलते हो। तो इससे अंडर न्यूट्रिशन और एनीमिया की जो प्रॉब्लम्स है वुमेन्स में, गर्ल्स में, चिल्ड्रन में, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है और ओवरऑल टैकल किया जाता है। तो ये सब बातें एडोलेसेंट गर्ल्स के रिस्पेक्ट में यहां पे बता रहा है ऑथर। नेक्स्ट आर्टिकल के चलते हैं। इन केरला ऑल आईज आर ऑन थ्री कारा बाइपोल, लीडिंग फ्रंट्स हैव पुल ऑल देयर स्टेक्स इन द बाइपोल। तो देखिए अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में थ्री कारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 31 मई को आप कह सकते हो कि यहां पे बाइपोलिंग होने वाली है। अब इस सीट पे कोई जीते कोई ना जीते, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि देखिए केरला के अंदर LDF की सरकार है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है, CPI-M की, जिसके लीडर है पिनाराई विजयन साहब। और जो UDF है कांग्रेस लेड, उसके पास कितनी सीटें हैं केरला के अंदर? तो 41। तो आप कह सकते हो कि 140 मेंबर्स में से 41 सीटें कांग्रेस के पास है, 99 सीटें किसके पास हैं? आपकी LDF के पास, यानी CPI-M के पास, पिनराई विजयन साहब के पास। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट थ्री कारा पे वोट होने वाले हैं।
ये जो थ्रीकारा कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट है, ये लंबे समय से किसके पास रही है? कांग्रेस के पास रही है। ठीक है, कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स के पास यहाँ पे रही है। और जो यहाँ पे पहले लेजिस्लेटर थे कांग्रेस के, पीटी थॉमस साहब, इनकी मृत्यु के बाद जो इनकी वाइफ है उमा, इनको यहाँ पे एज अ कैंडिडेट अपॉइंट किया गया इस पर्टिकुलर सीट। तो कांग्रेस किसी भी हाथ में सीट जीतना चाहती, क्यों? क्योंकि देखिए केरला पहले कांग्रेस का एक बेस्टियन रहा था, अभी के लिए यूडीएफ की सरकार गिरी हुई है, एलडीएफ आई हुई है। तो आगे आने वाले समय में कांग्रेस केरला की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रह सके, इसके लिए जरूरी है कि जो कोर बेसिस हैं कांग्रेस के केरला के अंदर, वो सेफ गार्डेड रहे। अब ओवरऑल तो ये कांग्रेस की सीट रही थ्रीकारा, लेकिन ये एलडीएफ जो है, पिनराई विजयन साहब जो है, वो चाहते हैं कि वो किसी भी हाल में इस पर्टिकुलर सीट को जीत जाए। और खुद पिनराई विजयन साहब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो अब जब 140 सीटों में 99 सीटें ऑलरेडी रूलिंग फ्रंट के पास है, तो उसके बाद रूलिंग फ्रंट इस पर्टिकुलर सीट के लिए इतना जोर क्यों मार रहा है? क्योंकि रूलिंग फ्रंट कहीं ना कहीं चाहता है कि केरला की पॉलिटिक्स में उनका दबदबा हो। ये पर्टिकुलर जो सीट है थ्रीकारा की, ये हमेशा से कांग्रेस की सीट रही है। अगर कांग्रेस की सीट को खींच पाते हैं यहाँ पे एलडीएफ वाले, तो उनके लिए एक बड़ी जीत होगी। और इसके लिए एलडीएफ ने यहाँ पे क्या किया है कि जो जोसेफ नाम के एक मेडिकल डॉक्टर है, उनको यहाँ पे टिकट दिया है इस पर्टिकुलर सीट से। ओके। एक और पॉलिटिकल एलिमेंट इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसका नाम है 2020 पार्टी। मतलब एलडीएफ और यूडीएफ के साथ एक 2020 पार्टी भी है यहाँ पे, जो कि इलेक्शन लड़ती है। लेकिन इस बाई इलेक्शन में वो 2020 पार्टी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। पिछली बार उस 2020 पार्टी को 13,000 वोट मिले थे थ्रीकारा में। तो आप कह सकते हो छोटी मोटी पार्टी नहीं है। तो चूंकि वो पार्टी यहाँ पे लड़ नहीं रही है, तो एलडीएफ की जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ गए। अब एलडीएफ यहाँ पे क्यों जीतना चाहता है? एक रीजन ये कि देखिए एलडीएफ एक प्रोजेक्ट चला रहा है केरला के अंदर, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अब ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में लॉजिस्टिक के रिस्पेक्ट में केरला के लिए एक बून हो सकता है। लेकिन अभी के लिए केरला के अंदर से इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट अपोजिशन निकल के आ रहा है। लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं इस प्रोजेक्ट से। वो नहीं चाहते कि ग्राउंड लेवल पे केरला में इस प्रकार का कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलाया जाए। तो यहां पे पिनराई विजयन साहब की जो सरकार है, वो ये टेस्ट करना चाहती है कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स वो टैकल कर पाएंगे। क्या जो ग्रोथ ओरिएंटेड और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने वाली जो आइडियोलॉजी है पिनराई विजयन सरकार की, वो ग्राउंड लेवल पे चल रही है कि नहीं चल रही है? लोग कहीं नाराज तो नहीं है इनसे? तो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को एक बूस्ट देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक तो ये चेक करिए एलडीएफ। कांग्रेस के लिए यहां पे जरूरी है सीट को जीतना, क्योंकि ये ट्रेडिशनली कांग्रेस का बेस्टियन माना गया है। अपने बेस्टियन में अगर कांग्रेस एलडीएफ से हार जाती है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बैकफुट पे जाने वाली बात हो जाएगी। प्लस आम आदमी पार्टी भी यहां पे घुसने की कोशिश कर रही है। ठीक है ना? ओवरऑल आरएसएस भी और बीजेपी भी यहां पे एंट्री मारने की कोशिश कर रही है केरला की पॉलिटिक्स में। तो बेसिकली जो थ्रीकरा नाम की सीट है, ये थ्रीकरा नाम की सीट के लिए अभी एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ चल रहा है। और ये जो 2020 पार्टी है, इसका सुनने में आ रहा है कि ये आपके साथ कॉलिशन बना के ओवरऑल केरला की पॉलिटिक्स में वोट लड़ने की कोशिश करेगी। तो इस प्रकार की कुछ न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज़ हैं ये, लेकिन कभी कभी काम आ जाती हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट है कम्युनल क्लाउड्स इन केरला, द हिंदू एडिटोरियल ऑन हेट स्लोगन्स इन एसडीपीआई रैली। रिसेंटली क्या हुआ कि अल्पूजा 21 मई को सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि आप कह सकते हो इस प्रकार की एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है, इसने एक रैली कंडक्ट करवाई। और उस रैली में एक बच्चे ने इतनी गंदा भाषण दिया, इतना कम्युनल भाषण दिया कि अपोजिशन को मार देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, इस प्रकार की बातें यहां पे बोली। आप कह सकते हो हाईली मोटिवेटेड भाषण था वो। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर भाषण के अगेंस्ट एसडीपीआई ने तो बोल दिया कि नहीं भाई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है? इससे यह पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं केरला के अंदर कम्युनलाइजेशन बढ़ रहा है। धर्म के नाम पे जो हेट्रेड वाली भावना है, वो बढ़ रही है। और केरला के अंदर राइवलरी भी हो रही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कैडर्स हैं, वो अक्सर कर एसडीपीआई के साथ लड़ते हुए नजर आते हैं। अप्रैल में आप देखेंगे पलाकाड़ में एसडीपीआई वर्कर मर गया, एक आरएसएस वर्कर को मार दिया गया। दिसंबर 2021 में स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द एसडीपीआई को मार दिया गया। एक भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी को यहां पे मार दिया गया। तो ओवरऑल पॉलिटिकल वर्कर्स यहां पे मर रहे हैं। लिटरली इस हद तक कम्युनल वायलेंस आग पकड़ रहा है केरला के अंदर। और ऐसा बताया जा रहा है कि मतलब ऑथर ऐसा बोल रहा है कि जो रिलीजियस कम्युनलाइजेशन की जो फीलिंग है ना, इसको एक्सट्रीमिस्ट यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ऑथर, देखिए मैं आपको सिंपल बता दूं यहां पे क्या कह रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि जो हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है, ये हिंदू मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स धर्म के नाम पे चीजों को सेग्रीगेट कर रही है, पॉलिटिशियन इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके चलते जो मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी एक हवा मिल रही है, उनको भी एक आग मिल रही है कि वो पीछे से टॉक्सिक क्लाउड ऑफ कम्युनलिज्म को यहां पे सपोर्ट करें।
तो धर्म के नाम पे जब लड़ाई होने लगती है ना, तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज धर्म को एज अ टूल इस्तेमाल करने लगते हैं। प्लस यहां पे केवल हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है, केरला के अंदर क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अक्सर कर क्रिश्चियंस बोलते रहते हैं कि मुस्लिम्स को ज्यादा स्कॉलरशिप क्यों मिल रही है, मुस्लिम्स को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन क्यों मिल रहा है केरला के पब्लिक कॉलेजेस में, पब्लिक जॉब्स। इस बात को भी लेके केरला में एक बहुत बड़ी बहस है। तो कम्युनलाइजेशन का सेंटिमेंट केरला में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको अरेस्ट करने की जरूरत है। और फाइनली चलते हैं ऑन यूएस स्कूल शूटिंग्स, अनएंडिंग ट्रेजेडी। इसके लिए जो मैंने ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सबवे शूटिंग वाली वीडियो बनाई, उसको जरूर देख लीजिए। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वहां पे गन लॉस, कौन कौन से इंसिडेंट हुए, मैं पहले बता चुका हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक 18 साल के लड़के ने बंदूक उठाई, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, 21 लोगों की जान चलेगी, 19 बच्चे चले गए, छोटे छोटे से बच्चे थे। अपनी ग्रैंड मां नानी को भी गोली मार दी और बाद में ये भी मर गया, पुलिस वालों को भी गोली चलाई। तो कुल मिलाकर कह सकते हो 2018 के बाद से सबसे खतरनाक इंसिडेंट था। 2018 में भी एक ऐसी ही स्कूल शूटिंग हुई थी, जिसमें 17 लोगों की जान गई थी, 17 लोग इंजर्ड हुए थे, यहाँ पे 21 लोग मर चुके हैं, बहुत सारे लोग और इंजर्ड भी हैं। और आप देखोगे लगभग 10 दिन पहले ही बफेलो न्यूयॉर्क में भी सुपर मार्केट स्कोर में एक ऐसी ही शूटिंग हुई थी, और अब फिर एक और शूटिंग हो गई। 2022 में अकेले 26 स्कूल शूटिंग्स हो चुकी है। 2018 से लेकर अब तक 118 ऐसे एक्सीडेंट हो चुके हैं। मतलब लगातार ये जो गन वॉयलेंस है अमेरिका के अंदर, वो बढ़ता जा रहा है। और सबसे खास बात, हाइपोक्रेसी देखिए दोस्तों, अमेरिका को सबसे एडवांस डेमोक्रेसी बोला जाता है दुनिया के अंदर, ठीक है ना, रूल ऑफ लॉ की बात करता है अमेरिका। और आप देखो क्या हो रहा है, इनकी गन लॉबी, इनका जो नेशनल राइफल एसोसिएशन है, वो कैपिटल हिल में जो पॉलिटिशियंस उनकी जेब भर के रखता है। और इस हद तक जेब भर के रखता है कि अमेरिका के पॉलिटिशियंस में इतना दम नहीं है कि सेकंड अमेंडमेंट हटा दें, ये गन लॉस को स्ट्रिक्ट कर दें, ये ओवरऑल गन के प्रोलिफरेशन को रोक दें। सेकंड अमेंडमेंट ये बोलता है अमेरिकन को कि आपके पास एक राइट है कि आप अपने पास बंदूक रख सकते हो। राइट, एज अ मैटर ऑफ राइट आप गन रख सकते हो अपने पास। इंडिया में ऐसे कोई राइट्स नहीं। इंडिया में लोगों को बंदूक खरीदने के लिए क्या क्या टेस्ट पास करने होंगे, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी होगी, इसके लिए वो मेरी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क सबवे स्टेशन वाली वीडियो देखिए, वहां पे मैंने डिटेल में आपको बता रखा है। अमेरिका के अंदर लगातार बहुत सारे प्रेसिडेंट्स ने गन लॉस को हटाने की कोशिश की। बैरक ओबामा की बात करो, देखो डोनाल्ड ट्रंप तो ऐसे थे जो गन लॉस को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो बाइडेन कहीं ना कहीं गन लॉस के अगेंस्ट बोलते हैं। डेमोक्रेट पार्टी फिर भी गन लॉस को हटाने की बात करती है, बट रिपब्लिकन जो कंजर्वेटिव तबके में आते हैं, वो चाहते हैं कि भाई गन लॉस बने रहे, क्योंकि जो नेशनल राइफल एसोसिएशन और गन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और पॉलिटिशियंस की जेब भरती है। अमेरिका के सेवरल जनरेशन यहां पे अफेक्टेड रही हैं इन गन लॉस की वजह से, और गन लॉस अभी भी हटते नजर नहीं आ रहे। अभी भी जो गन लॉबी है अमेरिका की, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इतने खतरनाक इंसिडेंट के बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि गन लॉस हटने वाले हैं। तो एक ही चीज यहां पे हो सकती है, कांग्रेस के अंदर लॉ पास होकर सेकंड अमेंडमेंट हटा दो, इसके चांसेस बहुत कम है। जो बाइडेन अपनी एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में यहां पे कुछ ऐसा नियम कानून ले ले, गन्स के ऊपर कंट्रोल लगा दे, लेकिन अगर जो बाइडेन ऐसा करते हैं तो उनकी कुर्सी तक हिल सकती है, क्योंकि बहुत से डेमोक्रेट रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इस गन लॉबी की वजह से फंडिंग जाती है। ये पैसा भर रखा है इनकी जेबों में, इस गन लॉबी ने, बहुत स्ट्रांग है गन लॉबी यूएसए की। इसीलिए गन्स आज तक बैन नहीं हो पाई है। डेली के बेसिस पे आप देखो सालों में इस प्रकार के मतलब दसियों इंसिडेंट हो रहे हैं, बट कोई भी इसको रोक नहीं रहा। तो ये न्यूज एनालिसिस है दोस्तों, आई होप आपको कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स। क्लिक द ज्वाइन बटन एंड सुपर थैंक्स ऑप्शन, इससे काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।